Dear children, welcome back to Political Science. Lesson number 1, Working of the Constitution. We have already done the half of the lesson in the last video, so let's continue. We have stopped the last video in this sentence. Let us take a review of the efforts made in India in this direction. डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, समाज के हित के लिए बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स लिया है. सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट ऑल एफर्ट्स गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू मेक द डेमोक्रेसी सक्सेसफुल. Policy of reservation of seats. Policy of reservation of seats is meant for those sections of the society who have been deprived of the opportunities for education and employment for a long period of time. ये जो पॉलिसी है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, देखिए आपको पता चलता है कि कोई सीट रिजर्व करके रखना, किसी के लिए रिजर्व करके रखना, दूसरा कोई वो जगह में बैठ नहीं सकता या वो प्लेस यूज़ नहीं कर सकता. सो ये जो पॉलिसी है किस लिए निकाला है, किस लिए स्टार्ट किया है? मेंट फॉर दोज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हु हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़. समाज में कुछ ऐसे सेक्शन है जो बैकवर्ड क्लास है या ट्राइबल पीपल है, जो आदिवासी टाइप ऑफ लोग हैं, और बहुत सारे माइनॉरिटीज़ है, मीन्स सोसाइटी में जो कम काउंट में रहते हैं. उन सभी में से बहुत सारे सेक्शन के लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलता नहीं है, मौकाएं, एजुकेशन का चांस, एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब का चांस वगैरह बहुत ही कम मिलते हैं, या फिर दे आर डिप्राइव्ड ऑफ, मतलब वो वंचित रह जाते हैं. डिप्राइव्ड ऑफ मीन्स उनको नहीं मिलना. तो ऐसा सेक्शन जो समाज में है वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, हमेशा गरीबी के फेस देखते रहना पड़ेगा. तो ऐसा सोसाइटी के लिए, वो सेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से गवर्नमेंट ने कुछ सीट रिजर्व किया हुआ है. Accordingly, in educational institutions and in government services, some seats are kept reserved for scheduled castes and scheduled tribes. शेड्यूल्ड कास्ट जो लो कास्ट के लोग हैं, समाज में पहले के ज़माने से लेकर सप्रेस किया गया हुआ, समाज में पीछे हटा कर रखा हुआ जो सेक्शन है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, लो कास्ट और ट्राइबल पीपल, उन लोगों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल में, कॉलेजेस में, हायर स्टडीज़ में सब सेपरेट सीट उनके लिए रिजर्व किया हुआ है. कम परसेंटेज में भी उन्हें वो सीट्स मिल जाता है. इवन इन द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वहाँ पर भी जो जॉब के लिए जो पोजीशंस है, सीट्स है, उनमें कुछ सीट इनके लिए रिजर्व किया हुआ है. There is also provision for reservation of seats for other backward classes. और भी बहुत सारे बैकवर्ड क्लासेस है सोसाइटी में, उनके लिए भी सीट्स रिजर्व्ड किया हुआ है. द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़. एट्रोसिटी बोलेगा तो क्या होता है? एट्रोसिटी मतलब बहुत ही क्रूरता से, यानी वेरी क्रूअल ट्रीटमेंट, हर चीज़, हर बात के लिए बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करना, समाज में कोई इज्जत नहीं देना, वैसे जो सिचुएशन, दैट इज़ एट्रोसिटी. तो हमारे इंडियन सोसाइटी में ये एट्रोसिटीज़ तो होते रहते थे. हायर क्लास के लोग लोअर क्लास के लोगों को बहुत ही बेकार तरीके से ट्रीट करते थे. तो इसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सेपरेट प्रोविजंस बनाए गए. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. जब समाज में दो अलग अलग क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास, ऐसा भेदभाव नहीं होगा, तब वहाँ पर इक्वालिटी और जस्टिस होगा. तो इसके लिए कुछ स्पेशल एक्ट पास किया, कुछ स्पेशल कानून पास किया गया है. This act prevents any injustice against the people belonging to the scheduled caste and scheduled tribes, and any act of atrocity committed against them is liable for punishment. Liable for punishment means punishment के लायक है या punishment मिलने के लायक है. कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज के सेक्शन अगर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ उनके अगेंस्ट एट्रोसिटी किया, क्रूवल ट्रीटमेंट किया, उनके हक को छीनने का कोशिश किया, सो दे आर लायबल टू फॉर पनिशमेंट. उन लोग पनिशमेंट के हकदार है. प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज़. समाज में जो माइनॉरिटी है, कम काउंट में जो लोग रहते हैं,
उनको माइनॉरिटी कहते हैं, तो उनके लिए भी सेपरेट प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड सेवरल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़. माइनॉरिटी पब्लिक के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे प्रोविजंस बनाए हैं. द गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड सेवरल पॉलिसीज फॉर माइनॉरिटीज़ टू प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. उनके लिए सेपरेट एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब का अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी अडॉप्ट करके किया हुआ है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट मतलब मना करना, रोकना, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज एंड रीजन. ये लैंग्वेज, रीजन, रेस, कास्ट, रिलीजन, इनके सभी बेसिस में जो कोई भी भेदभाव है, जो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है जो होता रहता था, उसको गवर्नमेंट ने सख्ती से प्रोहिबिट किया है, मना किया है. दिस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज़. कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स ब्रॉडली कवरिंग, मतलब इंक्लूडिंग एवरी फील्ड. ऐसा एक प्रोविजन है फॉर द माइनॉरिटीज़ विच फंडामेंटली प्रोटेक्ट्स देयर राइट्स टू इक्वालिटी. उनका इक्वालिटी का राइट को, हक को प्रोटेक्ट करते हैं. राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. ये सभी हक उन्हें दिया हुआ है और उसको प्रोटेक्ट करने का पूरा प्रोविजंस बनाया हुआ है. एंड नाउ द वर्ड एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन बोलेगा तो किसी का फ़ायदा उठाना या शोषण करना बोलते हैं. डायरेक्ट वर्ड शोषण करना, या हायर क्लास के लोग लोअर क्लास के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, मीन्स उनके गलत फ़ायदे उठाते हैं या उनका शोषण करते हैं. तो ये सभी के अगेंस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजंस क्रिएट किया हुआ है. नाउ लॉज रिलेटिंग टू वुमेन एंड प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन. अभी समाज में और एक बैकवर्ड क्लास है, दैट इज़ द वुमेन. इंडियन सोसाइटी में हमेशा से उसको कम दर्जा दिया गया है, तो उनका इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ लॉ बनाया है. इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड एफर्ट्स वर मेड फॉर एम्पावरिंग वुमेन. वुमेन को एम्पावर करने के लिए, पावरफुल करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस या बहुत सारे कदम उठाए गए हैं. टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन, सेवरल पॉलिसीज हैव बीन अडॉप्टेड एट national and international level to remove illiteracy among the women and to make available opportunities for their development. तो इंडियन सोसाइटी में विमेन के खिलाफ, विमेन के अगेंस्ट बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते रहता है. बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है विमेन को. ये सभी को देखते हुए टू एम्पावर द वुमेन देर आर डिफरेंट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि जो उनके साथ होने वाले अन्याय दूर करें, इलिटरेसी दूर करें. इलिटरेसी मीन्स जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड आफ्टर recent period of independence also, they were means the women were deprived of education and good opportunities for going out and working their own. ये सब भी उनको नहीं मिलता था. तो इसको सबको चेंज करके न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए बहुत सारे कदम गवर्नमेंट ने उठाए. द राइट टू हैव एन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर एंड हस्बैंड. फादर के प्रॉपर्टी में और हस्बैंड के प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर औरतों को भी मिलना चाहिए, उसका राइट. डावरी प्रोहिबिशन एक्ट. डावरी मीन्स दहेज लेना. दहेज को मना करते हुए एक कानून. एक्ट अगेंस्ट सेक्शुअल हैरेसमेंट. सेक्सुअली जो हैरेसमेंट होता है, जो बुरे बर्ताव औरतों के साथ होता है, मोलेस्टेशन होता है, इसके अगेंस्ट एक्ट. डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट. डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स घर में ही औरतों के साथ बुरे बर्ताव किया जाता है, बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है, मारपीट होता है, धमकियाँ होती है. तो ये सब डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, उसके अगेंस्ट एक्ट. ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रोविजंस which create a favorable environment for protection of freedom of women and securing their development. ये सभी एक्ट पास होने से women का प्रोटेक्शन, सुरक्षा और उनका डेवलपमेंट ज़्यादा होने लगा. In our country, from the very beginning, women have inadequate representation in politics and political institution. राजनीति में, रूलिंग के सेक्शन में, एडमिनिस्ट्रेशन में पहले से लेकर
हमारे देश में औरतों को इनएडिक्वेट यानी कम दर्जा दिया गया है, बहुत ही कम औरतें अगर रिप्रेजेंटेट किया तो है। Many countries in the world have made efforts to increase representation of women. पॉलिटिकल फील्ड में, राजनीति के फील्ड में औरतों का रिप्रेजेंटेशन, औरतों का शामिल ज़्यादा करने के लिए बहुत सारे देश, इंडिया ही सिर्फ नहीं, बहुत सारे देश बहुत कोशिश करते आए हैं। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन इंडिया एज वेल। ये नज़रिए से देखा जाएगा तो ये दृष्टिकोण से, पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण, इंडिया भी यहाँ के इन विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स का नंबर बढ़ाने का कोशिश किया है। The 73rd and 74th Amendment reserved 33% of seats for women in local self-governing institutions. Local self-governing institution, I told you what it is in the last video. जो local region को administer करने वाला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे पंचायत समिति, जिला परिषद, म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह वगैरह, यहाँ पर 33% सीट औरतों के लिए रिजर्व किया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट्स 73rd एंड 74th अमेंडमेंट वाज टेकन प्लेस। अमेंडमेंट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में कोई छोटे मोटे चेंजेस करते हैं फॉर द वेलफेयरमेंट ऑफ द पीपल, उसे कहते हैं अमेंडमेंट। दिस परसेंटेज हैज़ बीन रेज्ड टू 50% इन सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। तो ये जो 33% को बाद में इन फ्यूचर 50% में बढ़ाया गया बहुत सारे स्टेट्स में, सभी स्टेट्स में नहीं, बहुत सारे स्टेट्स में। वो बढ़ाने वाले स्टेट्स में से एक है हमारा महाराष्ट्र। A national commission for women has been established. Similar commissions also exist in the state level. एक नेशनल कमीशन बनाया गया औरतों की ज़रूरत के लिए और स्टेट लेवल में भी इस तरह कमीशंस बनाए गए हैं। The Act for the Protection of Women Against Domestic Violence is an important step in the direction of democracy. डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए औरतों के अगेंस्ट जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके खिलाफ बनाया गया हुआ एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कदम है। This act underlined the need to protect the dignity and self-esteem of the women. Dignity, मर्यादा या सेल्फ एस्टीम मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, औरतों के सेल्फ रिस्पेक्ट और उनकी इज्जत को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बहुत ही ज़रूरी था, या इट वॉज very important. This act rejected traditional forms of domination and authoritarianism and expanded the scope of Indian democracy to make it inclusive in true sense. ये जो एक्ट बनाया गया, कौन सा एक्ट की बात हम कर रहा है? जो एक्ट औरतों के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया हुआ है, टू प्रोटेक्ट द विमेन। जो एक्ट औरतों के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया, वो एक्ट के ज़रिए डोमिनेशन मतलब ओवर रूलिंग करना, औरत पे या विमेन पे मेन का ओवर रूल, डोमिनेशन। एंड अथॉरिटेरियनिज्म मतलब बहुत ही बड़ा पावर जताना, बहुत ही बड़ा अथॉरिटी बनाकर दिखाना, दैट इज़ एब्सोल्यूट कंट्रोल, पूरे के पूरे कंट्रोल करना औरतों पे या विमेन पे, ये सभी को स्टॉप करा दिया गया। एंड एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी का स्कोप को और बढ़ाया। स्कोप मीन्स द लिमिट या द रेंज ऑफ एक्सपेंशन को बढ़ाया। एंड इंडियन डेमोक्रेसी बिकेम इंक्लूसिव इन अ ट्रू सेंस, पूरे तरीके से एवरी फील्ड को कवर करने वाला एक बन गया इंडियन डेमोक्रेसी। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन लोकसभा, लोकसभा के सीट्स में कितने विमेन शामिल है, कितने परसेंटेज लोग हैं? 1951 से 52 तक का ड्यूरेशन में 22 MP मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स थे, वो जस्ट 4.50%। 1957 में सेम नंबर रहा 19, और यहाँ पे परसेंटेज में फ़र्क है क्योंकि आउट ऑफ ऑल द पीपल इफ़ द काउंट इज डन इन परसेंटेज देन इट कैन बी चेंज्ड। 1962 में 31 लोग, दैट इज 6.28%। इस तरह आपको आगे जाते हैं देख सकते हैं 1999 और उसके बाद लास्ट में 2014 तक का इधर मेंबर्स का गिनती दिया हुआ है।
ओके और कितना कहाँ पर सबसे कम परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, आप इसमें से स्टडी कर सकते हो. सम क्वेश्चंस आर ऑल्सो गिवन हियर. इन विच इलेक्शन ईयर द नंबर ऑफ विमेन एमपीज इज मिनिमम. सबसे कम विमेन एमपीज कभी थे, कौन से साल में थे. और इन विच इलेक्शन ईयर द नंबर ऑफ विमेन एमपीज इज मैक्सिमम, कभी सबसे ज़्यादा थे, वगैरह वगैरह. और उसके बाद यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ पाई चार्ट. पाई चार्ट और बार चार्ट मतलब ग्राफ बनाने का है. पाई डायग्राम होता है सर्कल बनाकर, और बार ग्राफ बनाने के लिए कहा गया हुआ है. The visibility to women is very low in public life. If family structure, social surrounding, economic sector, political sphere become more open, women will get a chance to participate in the decision making process that can provide a different direction to politics. तो हम ये टोटली देखा जाएगा तो इसके पूरे रीडिंग देखेंगे तो बहुत ही कम वुमेन पॉलिटिकल फील्ड में शामिल है. अगर फैमिली स्ट्रक्चर थोड़ा बदल गया, हमारे समाज का जो स्थिति है वो बदल जाएंगे, और लोगों का सोच यहाँ का बदल जाएंगे, इकोनॉमिक सेक्टर बदलेंगे, तो मतलब ये थोड़ा खुला हो जाएगा, ओपन माइंडेड हो जाएंगे, तो औरतों को और भी चांसेस मिलेगा ये एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में या डिसीजन मेकिंग फील्ड में पार्टिसिपेट करने का. फॉर दिस पर्पस वुमेन्स पार्टिसिपेशन शुड बी इंक्रीज्ड इन द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन. अगर समाज में औरतों को इक्वल स्टेटस मिलना है तो उन्हें पार्टिसिपेट होना पड़ेगा पॉलिटिकल फील्ड में. रोल ऑफ जुडिशरी. जुडिशरी का मीनिंग में लास्ट इसमें भी बताई लास्ट वीडियो में. जुडिशरी मीन्स रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, कानून, कोर्ट, जज, ये सब टोटली हम जुडिशरी नाम से जानते हैं. The judiciary in India has played an important role in strengthening democracy and helping to make towards achieving the objectives of social justice and equality. Indian judiciary बहुत बड़ा एक पार्ट निभाते हैं डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए और समाज में सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए. जिनको इंसाफ नहीं मिलता उनको इंसाफ दिलाने के लिए. While interpreting the provisions of the Constitution, the judiciary has always taken into consideration the fundamental objectives of the Constitution and also the intention of the Constitution makers. While interpreting the provisions of the Constitution, Constitution में already लिखा हुआ जो provisions है उसको सही मायने में या उसका सही मायना समझते हुए, सही मीनिंग को समझते हुए, the judiciary has always taken into consideration the fundamental objectives of the Constitution. Judiciary कोई भी डिसीजन लेते वक्त फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको बनाए रखने का, उसका रेस्पेक्ट करने का मैक्सिमम कोशिश करते हैं. और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया, वो उन लोगों ने क्या इंटेंशन से देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाने का इंटेंशन से वो बनाया है, वो भी पूरे तरीके से ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेते हैं. We will try to understand the contribution of the judiciary in this regard with the help of the following points. So let us understand about the work of judiciary by using the following points. The basic framework of constitution. जो पहला सबसे पहला बनाया हुआ जो 1950 जनवरी 26 को लागू हो गया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क, उसका स्ट्रक्चर कैसा था. The constitution is dynamic. Dynamic means every time active. कंटिन्यू बदलते रहने वाला या एक्टिवली रहने वाला. इट्स अ लाइव लॉ. ऐसा एक लाइव या डायनामिक कानून है. इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट. इट इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग और कंटिन्यूसली गेटिंग इम्प्रूव्ड. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस एंड द पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू मेक दोज चेंजेस. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंने पहले भी बताया, बदलता हुआ सिचुएशन के हिसाब से कानून को थोड़े बहुत बदलना ज़रूरी है. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रोविजंस को थोड़ा बहुत चेंजेस करना ज़रूरी है, अमेंड करना ज़रूरी है. वैसा अमेंडमेंट करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दिया हुआ है. द जुडिशरी हैज़ एक्सेप्टेड दिस पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और जुडिशरी सिस्टम, कोर्ट के सिस्टम भी पार्लियामेंट का ये अधिकार को एक्सेप्ट किया हुआ है. दैट पार्लियामेंट कैन चेंज रिक्वायर्ड चेंजेस या पार्लियामेंट कैन do required changes in the provisions of the constituents. The judiciary has accepted this power of the parliament to make changes in the constitution, but at the same time
स्पेसिफाइड द लिमिटेशंस ऑन दिस पावर, लेकिन पार्लियामेंट को अधिकार ज़रूर है, लेकिन जुडिशरी ने कुछ लिमिटेशंस रखे हुए हैं. अदरवाइज पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग, इजंट इट? सो जुडिशरी पार्लियामेंट पर थोड़ा सा लिमिटेशंस रखे हैं. Judiciary has taken a stand that the parliament, while amending the constitution, cannot alter the basic structure of the constitution. Judiciary ने वो एक कदम ऐसा उठाया है या फिर ऐसा एक कंडीशन रखे हैं कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है, बट इट कैनॉट ऑल्टर. ऑल्टर मीन्स कम्प्लीटली बदल देना. कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट कैनॉट चेंज दैट स्ट्रक्चर. द रिक्वायर्ड लिटिल बिट जो बदलाव है, चेंजेस है, ओनली दैट इट कैन डू. अभी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? काफ़ी कुछ है, लेकिन उसमें से कुछ हमको यहाँ पर दिया हुआ है. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जनरली इंक्लूड्स फॉलोइंग प्रोविजंस. रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सी, ये कोई भी अमेंडमेंट अपना कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में लाए, बट आवर कंट्री शुड बी रिपब्लिकन कंट्री एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी देयर. फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कंट्री फेडरल स्ट्रक्चर से चलते हैं. दैट मीन्स बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर हमारे देश को चलाते हैं. ऐसा एक खुद से डिसाइड हो गया होके आया हुआ रूलर्स नहीं है. हम खुद इलेक्ट करके एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. बहुत सारे लोग मिलकर डिस्कशन से हमारे देश को चलाते हैं. सो वो स्ट्रक्चर अलग मिटना नहीं चाहिए. सो प्रमोशन ऑफ द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. और कुछ भी अमेंडमेंट लाए, वो अमेंडमेंट के ज़रिए, वो चेंजेस के ज़रिए ज़रूर हमारे देश में यूनिटी बनाए रखना है, इम्प्रूव होना है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मीन्स एकता या साथ में मिलजुलना, यूनिटी बढ़ना चाहिए. और दूसरा सोवरेनिटी ऑफ द नेशन. कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने पर हमारे देश का सोवरेनिटी यानी द पावर, द टोटल एब्सोल्यूट पावर, वो बदलना नहीं चाहिए. दैट मीन्स हमारा देश का जो अधिकार है वैसे ही रहना चाहिए. सेक्युलरिज्म एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और सबसे टॉप पावर किसको है? कॉन्स्टिट्यूशन को, सुप्रीमेसी. और सेक्युलरिज्म मीन्स हमारा देश में कोई स्पेसिफिक रिलीजन को स्थान ज़्यादा नहीं दिया जाना. तो कुछ भी अमेंडमेंट्स, कुछ भी चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में करे, बल्कि पर ये सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, इनमें से सभी कोई भी पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए. ये ध्यान कौन रखता है? जुडिशियल सिस्टम रखता है. सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजंस. The protection provided to the citizens by fundamental rights in the Constitution has been made more meaningful through various decisions of society. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक सिटीज़न को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं. उनका कुछ हक है, हर एक सिटीज़न को एक हक है हमारे देश में अलग अलग जगह में जाकर रहने का, जीने का, अपना ओपिनियन बोलने का, एजुकेशन लेने का, फ्री रहने का, आज़ाद रहने का. ऐसे बहुत सारे इक्वल स्टेटस में रहने का बहुत सारे हक, राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है. और ये राइट्स को कायम रखने के लिए, ये राइट्स हमारे सिटीज़न के हाथों से छीना नहीं जाने के लिए हमारे जुडिशरी बहुत सारे नए नए मीनिंगफुल एंड बहुत ही पावरफुल डिसीजंस कंटिन्यूसली लेते रहते हैं. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑन विच द कोर्ट हैज़ गिवन जजमेंट इंक्लूड, मतलब कोर्ट ने क्या क्या सब्जेक्ट पे, क्या क्या राइट्स पे अपना डिसीजन लिया हुआ है. आर राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों का हक, बच्चों को खेलने का हक है, आज़ाद रहने का हक है, एजुकेशन का हक है सबसे मेन. दैट इज राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन. प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, औरतों का रिस्पेक्ट, डिग्निटी रहना. इंडिविजुअल फ्रीडम, हर एक व्यक्ति को सेपरेट फ्रीडम होना. एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट, जो ट्राइबल पीपल है, समाज से बहुत सारे चीज़ों का अवेलेबिलिटी जिसको नहीं मिलता है, और ओपन समाज में से दूर रहने वाले जैसे आदिवासी टाइप ऑफ लोग, तो उनका सबका एम्पावरमेंट यानी पावरफुल सिचुएशन, उनको आगे बढ़ाना. These efforts have made the political process in India more mature. More mature means more totally developed. ज़्यादा डेवलप बना देते हैं पॉलिटिकल प्रोसीजर को, ये सब कोशिश की वजह से. Democracy requires good governance or best governing practices.
डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए एक अच्छा गवर्नेंस, एक अच्छे गवर्नमेंट प्रैक्टिस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा से करना चाहिए. Following are the features of good governance. What should be done to bring good governance in democracy? क्या करना चाहिए एक देश में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अच्छा गवर्नेंस के लिए? अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. एक डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होना चाहिए वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. इफ़ेक्टिव एंड इफ़िशिएंट गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत असरदार और इफ़िशिएंट होना चाहिए. इफ़िशिएंट मतलब जो काम करने में एफिशिएंसी, काबिलियत रखता हो. रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा. ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, गवर्नमेंट के काम में पूरे क्लैरिटी होना चाहिए, क्लैरिटी के साथ करना चाहिए. जस्ट एंड ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट होगा जस्टिस से और ऑल इंक्लूसिव यानी इन एवरी फील्ड में होना चाहिए. पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में जनता का पार्टिसिपेशन होना चाहिए. सो सच अ गवर्नमेंट कैन बी गुड फॉर अ डेमोक्रेसी. So in this chapter we took a review of constitution and the working of the government on the basis of constitution in the context of Indian democracy. Indian democracy में किस तरह constitution के बलबूते पर एक देश का वर्किंग, गवर्नमेंट का वर्किंग चलता है, हमने देखा. There are many changes before India's democracy. Government's acts and policies have not put an end to all the problems. हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के सामने बहुत सारे पहले भी प्रॉब्लम आ चुके हैं और अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस आते जा रहे हैं. और गवर्नमेंट के नए नए रूल्स से, नए नए पॉलिसी से, बदलता चेंजेस जो लाते हैं उससे सिर्फ ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता. बिकॉज प्रॉब्लम्स आर राइजिंग एवरी टाइम, एवरी डे. देर आर सेवरल न्यू प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग अस. कुछ नए नए प्रॉब्लम्स है जो हमको सामना करना पड़ रहा है. हाउएवर व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट द पीपल इन इंडिया हैव डेवलप्ड डेमोक्रेटिक माइंडसेट. सो हाउएवर यानी ये सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगर एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट इंडिया के पब्लिक अगर बना के रखेंगे, यानी ऐसा एक माइंडसेट हो कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑल इंडियंस आर टुगेदर, दे शुड बी यूनाइटेड. ऐसा एक माइंडसेट हर एक व्यक्ति के अंदर होगा तो डेमोक्रेसी को बहुत हद तक हम सक्सेसफुल कर सकते हैं.